चलो, कल हमने देखा था दो मॉलिक्यूल्स हमने OHA के पढ़े हैं. दे आर मोस्टली प्रिस्क्राइब्ड OHA ड्रग्स आर द सल्फोनिल यूरिएज एंड बैगुनाइड्स. सल्फोनिल यूरिएज मतलब ग्लिमिप्राइड्स एंड बैगुनाइड्स मतलब मेटफॉर्मिन. तो जो एक इंसुलिन सिक्रेटेगॉग्स है, सिक्रेशन बढ़ाता है, देयर इज द सल्फोनिल यूरिएज एंड मैग्लेटिनाइड्स जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं. एंड इंसुलिन सेंसिटाइजर मतलब ऐसे पेशेंट में यूज होता है जो जिनके बॉडी में इंसुलिन तो सपोज नॉर्मल है, इंसुलिन तो नॉर्मल रहता है बट इंसुलिन की सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है. इन सच सेशन वी यूज द बैगुनाइड्स और थाइजो मतलब ग्लिप्टिन्स. हमने ये दो ड्रग मॉलिक्यूल्स के बारे में कल पढ़ा था. नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर्स एंड DPP4 इनहिबिटर्स. तो अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर्स तो ये तो पुराना मॉलिक्यूल्स है. DPP4 थोड़ा सा रिसेंटली हमारे लिए प्रैक्टिस में न्यू है, बट जबकि इसका सैंक्शनिंग 2006 में ही हो गया था बाय FDA. तो फर्स्ट इज अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर्स. तो अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर्स का काम कैसे, मैं एक रफली आपको बता देता हूँ. जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स लेने के बाद इट गोज टू स्टमक, इट कन्वर्ट फ्रॉम पॉलीसैकेराइड्स टू डायसैकेराइड्स टू मोनोसैकेराइड्स एंड इट गेट एब्सॉर्ब. तो ये अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर्स क्या करेगा, इसके एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को डिले करेगा या फिर थोड़ा सा अबॉर्ट करेगा. तो विल सी. अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर्स आर द ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग used for a diabetes mellitus type 2 that work by preventing the digestion of carbohydrate. Preventing मतलब उसको थोड़ा सा absorb होने में delay करेंगे या फिर absorb नहीं करेंगे, it goes out by the feces. Such as starch and a table sugar. Carbohydrate. Carbohydrates are the normally converted into simple sugar monosaccharides which can be absorbed through the intestine. जैसे कि आपने कोई शुगर मॉलिक्यूल खाया, वो पॉलीसैकेराइड होगा, वो पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड होगा, डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड होगा और वो फिर आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा. Hence, alpha glucosides inhibitor reduce the impact of carbohydrates on a blood sugar. अगर कार्बोहाइड्रेट, हमें पता है कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है, अगर कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे तो अल्टीमेटली ब्लड की शुगर नहीं बढ़ेगी. तो वी कैन नॉट से कि पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं होगा. some books written that it delay the absorption, some book written कि थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं, बट कुछ तो एब्जॉर्ब होता ही. तो अल्फा ग्लूकोसाइड्स इनहिबिटर्स में क्या क्या है, एक्रेबोस, मिग्लिटोल्स एंड वोगिबोस. तो वोग्लिबोस ये कॉमनली हमने देखा है प्रिस्क्रिप्शन में, बहुत जन लिखते हैं, बहुत जन नहीं भी लिखते हैं, बट वोग्लिबोस वी नो द नेम वोग्लिबोस. तो दिस इज द कॉम्बिनेशन अवेलेबल. एक तो मेटफॉर्मिन, ग्लिमिप्राइड एंड वोग्लिबोस का कॉम्बिनेशन है, तो ये ग्लाइकोमेट ट्रायो के नाम से आता है. तो इसमें तीनों फैक्टर्स कवर हो जाते हैं ग्लाइकोमेट ट्रायो में. जैसे कि देखो, मेटफॉर्मिन सेंसिटिविटी बढ़ाएगा, ग्लिमिप्राइड सिक्रीशन बढ़ाएगा और वोग्लिबोस एब्जॉर्ब नहीं होने देगा. दिस इज द गुड मेडिसिन टू गो विथ. अगर किसी का ग्लिमिप्राइड से, या पहले तो मेटफॉर्मिन देना है आपको, मेटफॉर्मिन से कम नहीं हुआ तो ग्लिमिप्राइड ऐड करना है, ग्लिमिप्राइड से कम नहीं हुआ तो उसको वोग्लिबोस. जो भी रेजिस्टेंट डायबिटिक पेशेंट है जिनका नहीं कम हो रहा, तो ग्लाइकोमेट ट्रायो इज अ गुड ऑप्शन. अगर किसी को आपको लगता है कि वोग्लिबोस इंडिपेंडेंटली अलग से शुरू करना है तो यू कैन गो विथ वोग्लिबोस 0.2 mg का टैबलेट आता है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जैसे मैंने समझाया था, मैकेनिज्म हाउ इट वर्क्स इन अ सिंपल लैंग्वेज. बुक में काफी कॉम्प्लिकेटेड दिया होगा, बट आपने इतना डायग्राम भी बना दिया और या फिर इसको एक्सप्लेन कर दिया, देन इट इज मोर देन इनफ. क्या होगा, डायटरी कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च आपने खाया, कुछ भी कार्बोहाइड्रेट खाया, तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज उसको माल्टोज, आइसोमाल्टोज या सुक्रोज में कन्वर्ट कर देगा, मतलब डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड में कन्वर्ट कर देगा. फिर ये पेट में जाने के बाद हमारे पेट में एक एंजाइम होता है अल्फा ग्लूकोसाइड्स एंजाइम्स. कौन सा, अल्फा ग्लूकोसाइड एंजाइम. इसका काम ये कहाँ रहता है, इन अ लाइनिंग ऑफ द सेल ऑफ द इंटेस्टाइनल विलाई. ये इंटेस्टाइन में अल्फा ग्लूकोसाइड एंजाइम रहता है. ये जो माल्टोज, आइसोमाल्टोज, सुक्रोज को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करता है. अगर ये एंजाइम ही नहीं रहेगा, अगर ये एंजाइम ही नहीं रहेगा, ग्लूकोसाइड एंजाइम, अल्फा ग्लूकोसाइड एंजाइम ही नहीं रहेगा, तो वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट नहीं होगा. मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा. तो ये हमारी जो दवाई है ग्लूकोसाइड इनहिबिटर, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, ये यहाँ पे काम करेगी. अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर जो हमारे इंटेस्टाइन में एंजाइम है उसको डिस्ट्रॉय करेगी और शुगर के एब्जॉर्प्शन को कम करेगी या डिले करेगी. There are the molecule complex oligosaccharides inhibit the alpha glucosidase, inhibit the alpha
glucosidase as well as the alpha amylase reduce postprandial hyperglycemia without increasing the insulin level. अभी इसका इंसुलिन में कुछ रोल ही नहीं है, जैसे कि हमने जो ग्लिमिप्राइड देखा था, है ना, ग्लिमिप्राइड या जो पहला मॉलिक्यूल देखा था मेग्लिटिनाइड्स, ये दो मॉलिक्यूल क्या करते थे, इंसुलिन को बढ़ा देते हैं, बट इसमें कैसे है, इसका इंसुलिन का कोई रोल ही नहीं, पैंक्रियास से में टच का होने का कुछ रोल ही नहीं है. इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द शुगर. इन प्री डायबिटिक reduce occurrence of a type 2 diabetes mellitus, hypertension and cardiac disease. Doses acrebos का 50 to 100 mg TDS given just before food or along with the food. Adverse effect flatulence, diarrhea, abdominal pain. अभी ये एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय कर रही है पेट के अंदर के, तो कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट्स मिलेंगे पेट में. तो पेट में क्या होंगे, फ्लैटुलेंस होगा, डायरिया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा. अगर ऐसा होता है तो स्टॉप द मेडिसिन. Do not causes hypoglycemia by themselves, but may cause if used with the sulfonylureas. If hypoglycemia occurs, should not be treated with routine sugar. Glucose should be used. Contraindication in inflammatory bowel disease and intestinal obstruction. पेट के कुछ भी प्रॉब्लम होंगे तो मत दीजिए. Voglibos advantages over acrebos and miglitols. 20 to 30 times more potent than acrebos, does not affect digoxin bioavailability. Unlike acrebos, no doses adjustment required in a renal impairment patient. Unlike miglitol, superior tolerability. मतलब voglibos acrebos and miglitol से अच्छा है. acrebos और अगर आपको ये ड्रग के मॉलिक्यूल्स में से लिखना है तो यू गो विद द voglibos, जिसमें renal impairment भी नहीं होगा, डोजेस भी कम है और बाकी दवाइयों के साथ इंटरेक्शन भी कम है, लाइक अ डिगॉक्सिन. दिस इज योर मॉलिक्यूल. हमारा फोर्थ वन इज द डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज इनहिबिटर. कौन सा है, डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज इनहिबिटर, यह वाला, ये फोर्थ वाला. इंसुलिन सिक्रेटिकॉक देख लिए, इंसुलिन सेंसिटाइजर्स देख लिए, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स देख लिया, एंड डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज इनहिबिटर इज द फोर्थ एंड द लास्ट वन. तो ये बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है. अभी कोविड में डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज इनहिबिटर या DPP4 इनहिबिटर्स का बहुत अच्छा रोल है एज पर द न्यू स्टडी जो अभी 2 दिन पहले आई हुई है, मैंने शायद से ग्रुप में डाली भी थी. तो डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज इनहिबिटर्स का शुगर कंट्रोल के अलावा एक जो स्टडी आई हुई है दैट इंडिकेट, जैसे कि हमने देखा है कोविड में IL-6 बढ़ता है, इंटरल्यूकिन 6 बढ़ता है और साइटोकाइन स्टॉर्म आता है. तो जो सीटाग्लिप्टिन मॉलिक्यूल है डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज के अंदर, जैसे कि टेनिग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, ये सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो वो सीटाग्लिप्टिन जो है वो इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है. दैट्स व्हाई अगर आपके डायबिटिक पेशेंट है तो आप उनको ग्लिप्टिन्स पे डालिए. DPP4 inhibitors or gliptin are the class of oral hypoglycemia that blocks DPP4. They can be used to treat diabetes mellitus type 2. The first agent of this class was sitagliptin. ये बहुत पहले जब हम लोग इंटर्नशिप में वगैरह थे या फिर इसमें थे तो ये मॉलिक्यूल तब हमने पढ़ा था. Was approved by FDA in 2006. Glucagon increases blood sugar level. देखो ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देके सुनो. इजी है, बुक के हिसाब से तो काफी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है. ग्लूकागॉन इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल. हमें पता है ग्लूकागॉन जो अल्फा सेल सीक्रेट करते हैं उसका काम क्या है, शुगर लेवल को बढ़ाना. ठीक है, बीटा सेल जो इंसुलिन रिलीज करते हैं उसका काम है शुगर को कम करना. तो ये अपोजिट काम करते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन अपोजिट काम करते हैं. इंसुलिन ब्लड शुगर कम करता है, ग्लूकागॉन ब्लड शुगर बढ़ाता है. तो ग्लूकागॉन इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड DPP4 इनहिबिटर्स रिड्यूस द ग्लूकागॉन. क्या है इंपॉर्टेंट, DPP4 जो ड्रग है वो ग्लूकागॉन को कम करता है, रिड्यूस करता है, एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल. समझा, इसका अलग ही रोल है. ये इंक्रेटिन, ये किस पे काम करता है, इंक्रेटिन हार्मोन. हमारे स्टमक में विलाई में कुछ इंक्रेटिन हार्मोन्स होते हैं. आगे देखते हैं. The mechanism of DPP4 inhibitor is to increase, क्या है, the mechanism of DPP4 inhibitor is to increase the incretin level. ये incretin एंजाइम्स है जो हमारे पेट में होते हैं
जैसे कि GLP-1 एंड GIP-1। GLP मतलब ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड, ठीक है, दिस इज द ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड। एंड GIP मतलब गैस्ट्रिक इनिबिटरी पॉलीपेप्टाइड। तो DPP-4 क्या करेंगे, इनको बढ़ाएंगे, GLP और GIP को बढ़ाएंगे। ये बढ़ने के कारण ग्लूकागॉन कम होगा और शुगर कम हो जाएगी। और अल्टीमेटली जब ग्लूकागॉन कम होता है तब इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ता है। जब बॉडी में ग्लूकागॉन कम होता है तो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ता है। दैट इज द रोल व्हिच इनहिबिट ग्लूकागॉन रिलीज व्हिच इन टर्न इंक्रीजेस द इंसुलिन सिक्रीशन। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या करेगा, DPP-4 देने के बाद, सिटाग्लिप्टिन या टेनिग्लिप्टिन देने के बाद ग्लूकागॉन रिलीज कम होगा। आप सिर्फ इतना याद रखो, टेनिग्लिप्टिन सिटाग्लिप्टिन देने के बाद ग्लूकागॉन रिलीज कम होगा विच इन टर्न इंक्रीजेस इंसुलिन सिक्रीशन। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना है यहाँ पे। DPP-4 एंजाइम inactivate incretins GLP-1 GIP stimulate insulin release, inhibit glucagon release and lowering the blood sugar. DPP-4 drugs block DPP-4। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना, ये देने से, DPP-4 देने से ये इंसुलिन रिलीज को बढ़ाते हैं और ग्लूकागॉन को कम करते हैं और इस तरीके से शुगर कंट्रोल होती है। उसमें से जो एक मॉलिक्यूल है दैट इज सीटाग्लिप्टिन। Sitagliptin inhibits the enzyme DPP-4, which is responsible for the inactivation of the incretin hormone such as glucagon-like peptide. Prolonging the activity of the incretin hormone result in an increased insulin release in response to the meal. ये कुछ याद मत रखो, सब में सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। कोई भी ग्लिप्टिन देने के बाद ग्लूकागॉन की लेवल कम होगी, इंसुलिन की लेवल बढ़ेगी और शुगर कंट्रोल होगा। बस किसी में आया तो बस इतना ही बोलना। दीज आर द टैबलेट्स जो नाम से मिलता है, जेन्युविया सिटाग्लिप्टिन के नाम से आता है, जिटन जो टेनिग्लिप्टिन के नाम से आता है, टेनिफिट के नाम से आता है, टेनिग्लिप्टिन या टेनिग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन का भी कॉम्बिनेशन आता है, इस्तामेट करके टैबलेट है जो सिटाग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन का कॉम्बिनेशन है। काफ़ी अच्छा ड्रग है। तो अगर आपके पेशेंट का शुगर अनकंट्रोल्ड है तो स्विच ऑन, अगर आपको ग्लिमिप्राइड मेटफॉर्मिन से नहीं कम हो रहा है तो आप दिन में एक बार सुबह ग्लिमिप्राइड मेटफॉर्मिन दे सकते हो। ग्लिमिप्राइड का हमने पढ़ा था कि उसका 24 आवर्स एक्शन है, तो यू कैन कीप ग्लिमिप्राइड मेटफॉर्मिन सुबह के टाइम, और शाम के समय आप पेशेंट को प्लेन टेनिग्लिप्टिन या फिर टेनिग्लिप्टिन विद मेटफॉर्मिन रख सकते हो। Side effects. Adverse effect of the DPP-4 inhibitors include GIT problems, include nausea, diarrhea and stomach pain. Flu-like symptoms common है इसमें, बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। हेडेक, रनी नोज एंड सोवर थ्रोट, अगर ऐसा दिखा तो बंद कर दो। स्किन रिएक्शन, पेनफुल स्किन फॉलोड बाय रेड और पर्पल रैश। सपोज ये जानना भी ज़रूरी है हम लोगों को, जैसे कि अलाइड में अगर आपको पता ही नहीं कि सिटाग्लिप्टिन से फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं, इफ पेशेंट जस्ट स्टार्टेड सिटाग्लिप्टिन मॉलिक्यूल एंड ही स्टार्टेड हेडेक, रनी नोज एंड सोवर थ्रोट, तो इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग दिस, डोंट ट्रीट फॉर द हेडेक, रनी नोज एंड सोवर थ्रोट, जस्ट स्टॉप हिज मॉलिक्यूल। अल्टीमेटली ये सारे सिम्टम सबसाइड होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए दवाई की इफेक्ट जितने इम्पोर्टेंट है जानना, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट जानना। अगर हमको साइड इफेक्ट पता है तो बहुत सारे ट्रीटमेंट हम लोग बिना दवाई देके ही कम कर सकते हैं, बस just keeping that medicine. If you have a reaction which causes difficulty in breathing, severe skin reaction, call for the medical help. DPP-4 inhibitors have been linked with the increased risk of pancreatitis. Okay, if you are expressing severe pain in your upper abdomen which may be accompanied with nausea and vomiting, call for the medical help. Gliptins are effective in lowering blood glucose level, and because they can help reduce appetite, may be beneficial for people needing lose weight. ग्लिप्टिन्स का एक फायदा यह है कि उससे भूख कम लगती है। जो ओवरवेट लोग हैं जिनको शुगर कम करना है, तो यू कैन स्विच ऑन
टू द ग्लिप्टिन्स। तो ग्लिप्टिन्स प्लस मेटफॉर्मिन अच्छा कॉम्बिनेशन है। बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स मैंने अभी तक तो देखे नहीं है। आई एम यूजिंग टेनिग्लिप्टिन, सस्ता है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू सीटाग्लिप्टिन, तो कोई साइड इफेक्ट्स देखे नहीं है, अच्छा ड्रग मॉलिक्यूल। देन teneligliptin is the medicine to control raised blood sugar level in the patient with a type 2. It belongs to the class of anti-diabetic medicines called DPP4 inhibitors और gliptins. आपको आया तो ऐसा लिखना पड़ेगा। Common side effect hypoglycemia, constipation, GIT problem, ठीक है, damage to the esophageal lining, fatigue, kidney problems, skin rashes, itching, redness, increase liver function test, CPK level, potassium हो सकता है। सो दीज आर ऑल, हर मेडिसिन के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। ट्राई टू कीप योर मेडिसिन फर्स्ट ऑन योर होम्योपैथिक मेडिसिन, और उसके बाद अगर लगता है कि आपको नहीं कंट्रोल हो रहा है देन यू स्विच टू द एलोपैथिक मेडिसिन, अदरवाइज इसके साइड इफेक्ट्स ही ज्यादा है। ओके, the medicine is not recommended during pregnancy unless there is a no alternative. Inform your doctors immediately. Teneligliptin is not recommended while breastfeeding as the medicine can be secreted in a breast milk and can harm the baby. Metformin teneligliptin combination therapy for type 2 diabetes is better for its effectiveness. एक स्टडी हुई थी जिसमें ग्लिमिप्राइड प्लस मेटफॉर्मिन और टेनिग्लिप्टिन प्लस मेटफॉर्मिन का स्टडी किया था, तो दे फाउंड दैट टेनिग्लिप्टिन एंड मेटफॉर्मिन इज अ गुड कॉम्बिनेशन। तो यू कैन स्विच इट, हर एक का अलग अलग स्टडी है, तो चॉइस इज यूज, आपको जो एक्सपीरियंस में अच्छा लगता है you can go with that medicine. Sitagliptin promote insulin release, inhibit glucagon secretion, delay gastric emptying and has an anorexic effect. Anorexia मतलब loss of appetite. The most common adverse effect associated with the sitagliptin are headache, nasopharyngitis and upper respiratory tract infection. So use with caution. Pharmacokinetics, well absorbed after oral administration. Food does not affect the absorption. The majority of sitagliptin is excreted unchanged in the urine. Doses adjustment are recommended for a patient with a renal dysfunction. Adverse जो हमने पढ़ा था अभी वही pharyngitis वगैरह। ये न्यूअर ड्रग मॉलिक्यूल्स वही लिया हुआ है बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे काम के नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस ये लिखा हुआ है, शुगर कितनी होती है तो HbA1c कितना रहना चाहिए, तो आप ये पढ़ सकते हो। प्रिंसिपल ट्रीटमेंट क्लासिफाइड ओबेस, नॉन ओबेस, लीवर फंक्शन टेस्ट देखो उसका, किडनी फंक्शन टेस्ट देखो और चूज करो आपको कौन सी दवाई सही लगती है। कुछ स्टडी जो लिखी हुई है यहाँ पे जो सीटाग्लिप्टिन पे हुई है, आपको अगर इंटरेस्ट होगा तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कोविड के लिए वो यूज हो रहा था मॉलिक्यूल, तो कैसा है सीटाग्लिप्टिन, तो ये FDA अप्रूव्ड है, बट रिसेंट स्टडी दैट DPP4 may also help SARS-CoV-2, the coronavirus that causes COVID-19 get into respiratory cell. In addition to blocking DPP4, sitagliptin has anti-inflammatory effect, reducing the production of cytokine IL-6, जो IL-6 की टेस्ट अभी कोविड में होती है, साइटोकाइन IL-6 इसको रिड्यूस करता है, which is known to contribute to the cytokine storm, जिसके कारण पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाता है, that can causes organ complication in COVID-19. So sitagliptin एक उसका प्रिवेंटिव रोल है, but they are just the studies now. Sitagliptin may also have third benefit, keeping the blood sugar down. Previous studies have shown that diabetic patients with the worst glycemic control have worse COVID-19 आउटकम। मतलब आपको शुगर कंट्रोल रखना है, अगर पेशेंट डायबिटिक है और उसका शुगर कंट्रोल नहीं है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन या मॉर्टेलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं। We decided to try sitagliptin and collect the data, says Fiorina. COVID-19 mortality in diabetic patient is high. The drug is very safe, so we felt there was no reason not to use it. मतलब यूज करना चाहिए सीटाग्लिप्टिन का इन COVID-19 डायबिटिक पेशेंट में, ऐसा उनका बोलना। ठीक है, दिस इज द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। हमारे चारों ड्रग मॉलिक्यूल यूज हो गए हैं, पढ़ लिए हमने। तो
कैसा यूज करना, नहीं सपोज पेशेंट है, न्यू पेशेंट ऑफ अ डायबिटीज, पहले तो उसको आप डिस्टिंग्विश करो वो टाइप 1 डायबिटीज है या टाइप 2 डायबिटीज है। ठीक है, टाइप 1 है मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट है, उसको इंसुलिन लगेगा ही, तो उसको डाइट कंट्रोल करो और इंसुलिन दो, सीरम इंसुलिन लेवल चेक कर लो। टाइप 2 पेशेंट है मतलब अभी इनको इंसुलिन की जरूरत नहीं है या फिर दवाइयों से काम चल जाएगा। डाइट एंड एक्सरसाइज, डाइट एंड एक्सरसाइज से अगर कंट्रोल हुआ तो ठीक है, कोई दवाई देने की जरूरत नहीं, आप उसका खाना पीना थोड़ा रेगुलेट करो, एक्सरसाइज करने का बोलो, शुगर कंट्रोल है, नो नीड ऑफ मेडिसिन। कंट्रोल नहीं हो रहा है मतलब अनकंट्रोल, तो गो ओवर हियर। उसमें दो टाइप, माइल्ड अनकॉम्प्लिकेटेड वेल नरिश, सीवियर अंडरवेट कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट, प्रेगनेंसी इन्फेक्शन सर्जरी, कुछ मत सोचो स्टार्ट इंसुलिन। ठीक है, सीवियर है, अंडरवेट पेशेंट है, कॉम्प्लिकेशन है, प्रेगनेंसी है, इन्फेक्शन है, सर्जरी है, तो गो विद द इंसुलिन, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे आपको OHA यूज नहीं करना है। माइल्ड अनकॉम्प्लिकेटेड, उसमें दो कैटेगरी, ओबेस है पेशेंट तो गो विद द बैग्यूनाइट्स, कंट्रोल हो गया तो ठीक है। ओबेस है, बैग्यूनाइट से कंट्रोल नहीं हुए, अनकंट्रोल्ड है तो बैग्यूनाइट्स मतलब मेटफॉर्मिन प्लस सल्फोनिल यूरियस मतलब ग्लिमिप्राइड के साथ जाना है, या आप जो आपका थाइजो ड्रग्स है, लिप्टिन्स है, उसके साथ जा सकते हैं। बैग्यूनाइट्स प्लस सल्फोनिल यूरियस प्लस TZD, बैग्यूनाइट्स प्लस सल्फोनिल यूरियस, कंट्रोल अनकंट्रोल, अनकंट्रोल है सब ट्राई करने के बाद तो स्विच ऑन इंसुलिन। ठीक है, पहला बैग्यूनाइट्स देन सल्फोनिल यूरियस देन सल्फोनिल यूरियस का कॉम्बिनेशन, फिर भी नहीं हुआ तो फिर और ये पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया, पोस्ट प्रांडियल मतलब कोई पेशेंट है जिनका खाने के बाद ही तुरंत बढ़ता है, बाकी टाइम नॉर्मल रहता है, तो हमने पढ़ा था मेग्लिटिनाइड्स जो शॉर्ट एक्टिंग और रैपिड एक्टिंग है, तो यू कैन गो विथ। ओके, दिस इज द चार्ट, आप एक बार पढ़ लो आपको समझ जाएगा। इफ डायबिटीज नॉट कंट्रोल्ड, हाँ लूज वाले नहीं आनले, if diabetes not controlled look for the sulfonylureas failure occurred, कुछ इन्फेक्शन, अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो देखो पेशेंट को टीबी है क्या, कुछ इन्फेक्शन है क्या, कुछ ड्रग हिस्ट्री का कॉम्प्लियंस है क्या, कुछ फूड मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं क्या जिससे शुगर बढ़ रहा हो, तो आप उसको इवेल्युएट करो। कार्डियक प्रॉब्लम है, अवॉइड ग्लिटाजोन्स, पायोग्लिटाजोन्स। अगर कार्डियक फेल्यूर में है तो अवॉइड मेटफॉर्मिन, रीनल प्रॉब्लम है तो अवॉइड मेटफॉर्मिन, लीवर प्रॉब्लम है तो अवॉइड ग्लिटाजोन लाइक पायोग्लिटाजोन्स एंड मेटफॉर्मिन। लीवर में पेशेंट का अगर बिलिरुबिन बढ़ के आ रहा है तो अवॉइड करो। इन जनरल पेशेंट विद कॉम्प्लिकेशन शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनिलयूरियस या फिर इंसुलिन दे सकते हो। बी अवेयर ऑफ द अदर ड्रग, डायरेटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अदर हार्मोन एंड ACE इनहिबिटर्स, थोड़ा सा संभाल के देना है इसके साथ। दिस इज द टाइप 1 टाइप 2 डिफरेंस जो हमने पढ़ लिया था, मतलब हमको पता है, बाद में आप लोग देख सकते हो कि क्या है। ये भी ठीक है, दिस इज नॉट मेटफॉर्मिन। हाँ, जो हम लोग कल योगेश सर ने पूछा था ना कि मेटफॉर्मिन क्यों देते हैं PCOS में, तो मेटफॉर्मिन इज द इफेक्टिव ओव्यूलेशन इंडक्शन। देखो मेटफॉर्मिन का काम है, कभी जैसे कि PCOD PCOS में क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं होता, उसमें बहुत सारे ओवरी में छोटे छोटे फॉलिकल्स रहते हैं, एक ओवरी में 9 से 12 फॉलिकल्स रहते हैं जो इमैच्योर रहते हैं, जो मैच्योर नहीं होता। PCOS में यही होता है कि एक कोई बड़ा ग्राफियन फॉलिकल, एक मैच्योर फॉलिकल नहीं बनता है। तो व्हाट दिस मेटफॉर्मिन हेल्प, मेटफॉर्मिन के स्टडी में ऐसा पाया गया था कि इट इज इफेक्टिव इन ओव्यूलेशन इंडक्शन एजेंट, ठीक है, फॉर नॉन ओबेस वुमेन विद PCOS and offer some advantages over the first line treatment for the unovulatory infertility। जिनमें ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, जो इनफर्टाइल है, PCOS के पेशेंट हैं, उनमें मेटफॉर्मिन ओव्यूलेशन, जिससे मेटफॉर्मिन ओव्यूलेशन करा सकता है। ठीक है, फॉर क्लोमिफेन रेजिस्टेंट वुमेन मेटफॉर्मिन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद द क्लोमिफेन इज इफेक्टिव नेक्स्ट स्टेप। वुमन विद द PCOS अंडरगोइंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब PCOS है लेडी को और उनको टेस्ट ट्यूब बेबी कराना है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन शुड बी ऑफर्ड मेटफॉर्मिन, उनको भी मेटफॉर्मिन दिया जाता है टू रिड्यूस देयर रिस्क ऑफ ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। एक ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम है जिनका टेस्ट ट्यूब बेबी
के लिए प्लान है, ऐसे वुमन में भी मेटफॉर्मिन दिया जाता है. Limited evidence suggests that metformin may be suitable alternative to the oral contraceptive pills for treating hyperandrogenic symptom of the PCOS, including हिर्सुटिज्म एंड एक्ने. जिनको PCOS में हिर्सुटिज्म और एक्ने की प्रॉब्लम बहुत होती है, ऐसे पेशेंट में भी मेटफॉर्मिन यूजफुल है. फॉर रिसर्च if required to define whether metformin has a role in improving long-term health outcome for a woman with a PCOS, including the prevention of a diabetes, cardiovascular disease, and endometrial cancer. Insulin resistance appear to be the fundamental common pathway to the disease among the women with the. देखो और क्या होता है, PCOS के वुमन में इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है. जैसे कि हमने देखा था, उनमें इंसुलिन तो नॉर्मल रहेगा. जैसे कि आप ये पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में पेशेंट में इंसुलिन तो नॉर्मल रहता है, बट उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास कौन सी दवाई है? दैट इज द मेटफॉर्मिन, बाइग्यूनाइड्स हमारे पास है. ठीक है, तो बाइग्यूनाइड्स क्या करेगा? इंसुलिन को सेल के अंदर डालेगा. बहुत सारे पेशेंट को एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स वगैरह होता है, तो दे आर कम फॉर द इंसुलिन सेंसिटिविटी. However, it is appeared to be the post receptor defect. क्या है मतलब? क्या है? Women with the PCOS have a normal insulin, उनमें इंसुलिन नॉर्मल है, and the insulin receptor on a cell appears to be normal. इंसुलिन भी नॉर्मल है और सेल के ऊपर का रिसेप्टर भी नॉर्मल है. However, it appeared to be a post receptor defect in relation to the downstream cellular effect of what happened after insulin bind to the insulin receptor, meaning that the molecular cascade of the intracellular event has a level of impairment leading to the post receptor intracellular resistance of insulin. मतलब moral of the story है, इंसुलिन अच्छा है, रिसेप्टर अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है, बस सेंसिटाइजेशन नहीं हो रहा, उसमें अंदर के कैस्केड में कुछ तो भी प्रॉब्लम है. Since there is a relative insulin resistance, women with the PCOS produce high level of the insulin than they otherwise would have. तो क्या होता है PCOS के वुमन में? क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन नहीं जा रहा है, जबकि ब्लड में इंसुलिन है, बट सेल के अंदर नहीं जा रहा है, तो और ज्यादा इंसुलिन बॉडी तैयार करती है, क्योंकि काम नहीं हो रहा है ना, तो दे मेक मोर इंसुलिन. These increased circulatory level of insulin have direct effect on the ovaries. तो ये हाइपर इंसुलिनिमिया जो है ना, वो ओवरीज के ऊपर इफेक्ट करता है. एंड द इंक्रीज इंसुलिन लेवल ऑल्सो रिलीज अदर फैक्टर. अभी इंक्रीज इंसुलिन बढ़ गया तो उसने तो ओवरी को तो इफेक्ट करेगा ही, बट ये इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन लाइक, तो ये और एक फैक्टर को ट्रिगर करेगा जिसका नाम है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर फ्रॉम द लीवर, जो लीवर से निकलता है, विच इन टर्न एक्सर्ट एन इफेक्ट ऑन अ ओवरी. तो ये भी ओवरी को फिर डैमेज करना शुरू करेगा. इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF. The impact of the higher level of insulin and IGF on the ovary is for the ovary to release higher level of testosterone. ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? ये इंसुलिन और IGF के कारण ओवरी हाइयर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन निकालना शुरू करेगी. All of these hormones, including insulin, IGF, and testosterone, prevent the growth of ovarian follicle. जैसे कि ये टेस्टोस्टेरोन, IGF और इंसुलिन के कारण जो ओवेरियन फॉलिकल है वो मैच्योर होना चाहिए, उसकी ग्रोथ होना चाहिए, तो वो नहीं होने देगी. दो to the ovulation, leading to an accumulation of a small ovarian follicle less than 10 mm that do not progress to the ovulation. इसीलिए आपने जो क्राइटेरिया है PCOS का, एक ओवरी में 12 फॉलिकल नियर अबाउट 2 to 9 mm के. दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द PCOS. एटलीस्ट 12 स्मॉल फॉलिकल 2 to 9 mm इन लीस्ट वन ओवरी. तो ये क्यों होता है? इंसुलिन के कारण, IGF के कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण ये फॉलिकल मैच्योर नहीं हो पाते. फॉलिकल मैच्योर नहीं हो पाते तो उसमें ओवरी में छोटे छोटे फॉलिकल्स बन जाते. The symptom for a biochemical evidence of the hyperandrogenism, anovulation or oligoovulation with a fever than 9 menstrual period every 12. ये क्राइटेरिया है इसका कि PCOS किसको बोलेंगे. एक तो 2 to 9 चाहिए,
फिर उनको हाइपर एंड्रोजिनिज्म के सिम्टम्स चाहिए लाइक हेयर वगैरह. Anovulation in a woman with PCOS is one of the commonest cause of infertility. Higher circular androgen level result in a woman with a PCOS experiencing hirsutism and acne. Other recognized association of a PCOS includes acanthosis nigricans, जो आपने देखा होगा नेक के पास ब्लैक कलर का पैच आ जाता है, बहुत सारे मेल्स में भी हो जाते हैं. दे आर प्रोन फॉर द डायबिटीज, उनमें भी मेटफॉर्मिन शुरू करते हैं फिजिशियंस. इंक्रीज टेंडेंसी टूवर्ड टाइप 2 डायबिटीज, उनको डायबिटीज होने के चांसेस है, हाइपरटेंशन एंड डिसलिपिडेमिया. तो दोज आर, सपोज आपको कुछ सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं तो यू कैन गिव अ मेटफॉर्मिन. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंसुलिन लेंगे. दिस इज द इंसुलिन स्केल चार्ट. ओके.